नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 161। एक बच्चा क्या समझेगा। जब तक इसका स्वाद अच्छा है, मैं इसे अपने मुंह में डालने का साहस करता हूँ, चाहे वह औद्योगिक स्वाद हो या कोई उच्च तकनीक वाली चीज़। अंततः यदि खाने के बाद कुछ बुरा हो जाए तो वयस्कों को कष्ट उठाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण क्षण में ये जांचना बूढ़ी महिला पर निर्भर था कि बदबूदार टोफू विश्वसनीय था या नहीं। बूढ़ी महिला ने चॉपस्टिक छीन ली और बदबूदार टोफू को अपने मुंह में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। जैसे ही आप इसे मुंह में डालते हैं, आपको तुरंत इसकी तीखी गर्मी का एहसास होता है। ओह, ये स्वाद कितना स्वादिष्ट! यह उसके द्वारा स्वयं तले गए टोफू से 100 गुना अधिक स्वादिष्ट है। गहरे तलने का अनूठा स्वाद और किण्वित बदबूदार टोफू का अवर्णनीय, अजीब फिर भी दुर्लभ स्वाद एक साथ पूरी तरह से मिश्रित हैं। पूरी तरह से तैयार की गई सॉस के साथ मिलकर वे एक दूसरे में मिलकर एक अत्यंत स्वादिष्ट स्वाद का अनुभव प्रदान करते हैं। अंदर का सफ़ेद टोफू इतना ताज़ा, कोमल और चिकना होता है कि यह आपके मुंह में पिघल जाता है और इतना कोमल होता है कि आप इसमें से पानी निचोड़ सकते हैं। जब बूढ़ी महिला खाना खा रही थी तो उसे अचानक वह टोफू याद आ गया जो उसने बचपन में गांव में खाया था। वह समृद्ध सेम सुगंध और मोटी स्वाद। कई वर्षों से इसका स्वाद नहीं चखा है। खाते समय बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। ये बदबूदार टोफू निश्चित रूप से सर्वोत्तम है। ये थोड़ा अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। क्या ऐसा इसलिए है कि वह एक बूढ़ी महिला है और समय के साथ नहीं चल सकती तथा समय से दूर है? या क्या ये जंक फूड सचमुच इतना स्वादिष्ट है? बूढ़ी औरत धीरे धीरे खाती है। उनकी अभिव्यक्ति अधिकाधिक गंभीर होती गई, मानो कोई न्यायाधीश किसी गंभीर मामले की सुनवाई कर रहा हो। नमूने बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं निश्चित नहीं हूं और मुझे इसके बारे में अधिक सावधानी से सोचने की जरूरत है। बूढ़ी महिला ने इसके बारे में सोचा और बदबूदार टोफू का एक और टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में ठूंस लिया। दादी, क्या आपने इसे अभी तक आजमाया है? इसे मुझे जल्दी से दे दो। छोटा लड़का इतना चिंतित था कि उसके शरीर से लार गिरने ही वाली थी और उसने जल्दी से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? दादी ने अभी तक इसे चखा नहीं है और न ही तय किया है कि यह अच्छा है या बुरा। मुझे इसे फिर से चखने दो। जैसे जैसे वह बोलती गई, बूढ़ी औरत का मुंह तेजी से चलने लगा और वह एक के बाद एक टुकड़ा अपने मुंह में ठूंसती गई। बच्चा इतना चिंतित था कि उसने हाथ बढ़ाकर उसकी चॉपस्टिक पकड़ ली। बूढ़ी औरत, मैंने अभी तक इसका स्वाद भी पूरा नहीं लिया है, लेकिन मैं इसे पहले ही ले रहा हूँ। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने पोते के दोनों छोटे हाथों को एक हाथ से कसकर पकड़ लिया, जैसे वह किसी चूजे को पकड़ रही हो। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। बूढ़ी महिला ने एक लंबी सांस छोड़ी और अंततः बोली, ले आओ और इसे खाओ। दादी ने खुद इसे आजमाया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अप्रत्याशित रूप से उसे अपने पोते के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दोबारा देखा तो कटोरे में केवल बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा बचा था। मात्र उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसने इतने सारे व्यंजन आजमाए थे और लगभग सभी खा लिए थे। पोता फूट फूट कर रोने लगा और इस बार वह सचमुच पोते की तरह रोया। वाह 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 वाह! बच्चा बहुत दुखी था क्योंकि उसकी दादी ने उसका बदबूदार टोफू का पूरा कटोरा छीन लिया था। बूढ़े और जवान सब इतना हंगामा कर रहे थे कि आसपास के सभी लोग उसे भौंचक्के होकर देख रहे थे। बूढ़ी महिला चिंतित हो गई और उसने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। खराब पकवान! यदि सभी ने ये देखा होता तो वह अपना पुराना चेहरा कहाँ रखती। उसने जल्दी से कटोरे में रखा बदबूदार टोफू का आखिरी टुकड़ा अपने पोते के मुंह में डाल दिया और विनती करने लगा, रो मत छोटे पूर्वज, जल्दी से खाओ। ये तरकीब सचमुच काम करती है। बच्चे का रोना अचानक बंद हो गया और केवल सिसकियां ही रह गईं। जैसे ही मैं रोया, मैंने अवचेतन रूप से चबाना शुरू कर दिया। तभी बुढ़िया ने अपनी छाती थपथपाई और एक लंबी आह भरी, पुकारना,
लोगों को मूर्ख बनाना आसान है क्योंकि वे युवा हैं। वृद्ध महिला को लगभग साइबर धमकी दी गई थी। चबाने से बच्चे के गाल फूल गए थे और उसने टोफू का आधा टुकड़ा निगल लिया। इससे पहले कि वह उसे कुछ बार चबा पाता, उसका गला इतना घुट गया कि उसने अपनी आंखें घुमा लीं। बूढ़ी महिला इतनी डर गई कि उसने उसकी पीठ थपथपाई और कुछ शिकायतें करते हुए उसे डांटा। धीरे चलो, कोई भी तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके पोते ने नाराजगी भरी नज़र से उन्हें देखा। कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। किसने अभी अभी बदबूदार टोफू चखा और लगभग पूरे कटोरे को चकाचौंध कर दिया। वृद्ध महिला ने अपने पोते की आंखों में देखा और जान गई कि वह गलत है, इसलिए उसे अपना सिर उठाना पड़ा और राघव मेहरा से अजीब तरीके से बात करनी पड़ी। युवक, मुझे एक और दो, नहीं दो। जल्द ही। एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा अपने हाथों में बदबूदार टोफू लेकर घर की ओर भाग रहे थे। इस समय वह बाहर नहीं घूम सकती थी और उसे खाना बनाने के लिए वापस जाना पड़ा। मेरा बेटा और बहू अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं और बहुत थके हुए हैं। वे अब बेडरूम में लेटे हुए हैं। उसे जल्दी से भोजन तैयार करना पड़ा ताकि जब वे जागें तो उन्हें गर्म भोजन मिल सके। पोता लालची था और हर बार चलते समय बदबूदार टोफू का डिब्बा पकड़कर खाने की जिद करता था। इसका स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि सॉस मेरे मुंह के कोनों तक फैल गया। घर लौटने के बाद बूढ़ी महिला रसोई में चली गई और काम में जुट गई। इधर बर्तनों की आवाज़ आ रही थी और उधर पोता बदबूदार टोफू का टुकड़ा पकड़े सोफे पर बैठा उसे बड़े चाव से खा रहा था। पूरा घर बदबूदार टोफू की गंध से भर गया था। बूढ़ी औरत ने अपना सिर रसोई से बाहर निकाला और फुसफुसाया, ले, कम खाओ और बचे हुए खाने को मत छुओ, ताकि रात के खाने के लिए कुछ जगह बच जाए। या फिर तुम बालकनी में जाकर खा सकते हो, वहाँ बहुत बदबू आती है। अपने माता पिता को मत जगाओ। छोटे पोते ने मुंह भरकर सिर हिलाया। वास्तव में बालकनी में न जाना ही बेहतर है। जब वे बालकनी में पहुंचे तो लेले ने बदबूदार टोफू से भरा कागज का कटोरा खिड़की पर रख दिया। हवा का एक झोंका आया। बदबू मास्टर बेडरूम की खुली खिड़की तक भी पहुंच रही थी। डैडले बदबू में डूबे हुए थे और सपने देख रहे थे। उसने सपना देखा कि वह एक अवर्णनीय भिन्न दुनिया में आ गया है। वहां लाल कपड़े पहने, अपने बड़े नितंबों से नीली नली बांधे और एक बंदूक लिए एक बड़ा सुपरमैन था जो पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। वह तब तक बेतहाशा दौड़ता रहा जब तक उसकी सांस फूलने लगी और उसके पैर कमजोर नहीं हो गए और उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से दौड़ रहा था। अचानक वह लड़खड़ा गया और नीचे चट्टान की ओर गिर गया। नीचे देखने पर चट्टान के नीचे एक विशाल चॉकलेट रंग की झील दिखाई देती है। सौभाग्यवश जैसे ही वह उसमें गिरने वाला था, वह अचानक जाग गया। हे भगवान, हो सौभाग्य से यह सिर्फ एक सपना था। डैडले अचानक एक बुरे सपने से जाग उठे। वह सदमे में था, उसका दिल धड़क रहा था। कैसा टूटा हुआ सपना, ये कितना अजीब और घिनौना है। इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, उनके बगल में बैठी पत्नी ने अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिससे डैडले को तारे दिखाई देने लगे। ले डैड, पत्नी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे आयरन सैंड पाम का अभ्यास करवा रही हो? वह आदमी बहुत दुखी लग रहा था और उसने अपना सूजा हुआ चेहरा ढक लिया। मात्रा, मैं, महिला ने अजीब तरह से अपने हाथों को देखा। फिर उसे होश आया, उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। खैर, लाओ जियान, तुम आखिरकार कामयाब हो ही गए। क्या तुम मुझसे बहुत समय से दुश्मनी पाल रहे थे? तुमने सपने में मेरे मुंह में एक बदबूदार मोजा ठूंसने की हिम्मत की थी और मुझे डरा दिया था। ले डैड, ये कैसा पुराना परिवचन है। तो अगर वो लेटा भी हो तो उसे गोली मार दी जाएगी। अच्छे मर्द घरेलू हिंसा के लायक हैं और किसी को परवाह नहीं। चलो, इस सवाल को छोड़ो कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं। अब बताओ, इस थप्पड़ में कितनी निजी रंजिश छिपी है? फादर ले आखिर एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बस अपनी पत्नी की तरफ नाराजगी भरे चेहरे से देखा और स्पष्टीकरण मांगा। मुझे परवाह नहीं। सपने में जो एहसास हुआ वो बहुत सच्चा था। बदबू तो आ रही है ना? सूंघो, गंध अभी भी है। लेकी माँ ने घृणा से भौहें चढ़ाईं। सूंघो, अरे ये तो सच लगता है। उन दोनों ने उस सुगंध का आनंद लिया जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने सपने में महसूस की थी। हाँ,
क्या ये हो सकता है कि शौचालय अवरुद्ध हो गया है? नहीं, ऐसा लगता है कि यह खिड़की के बाहर से तैरकर अंदर आ रहा है। फादर ले ने नाक भान सिकोड़ी। चेहरे पर पड़े थप्पड़ ने सचमुच उनका हौसला बढ़ा दिया। हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि हमारे छोटे बच्चे ने बालकनी में शौच कर दिया हो? ये बहुत संभव है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एकजुट होकर मोर्चा बना लिया। वह बिस्तर से उछल पड़ा। महिला ने और भी जोर से अपने पास रखा पंख झाड़न का बर्तन उठाया और आक्रामक तरीके से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे लिविंग रूम में दाखिल हुए, उन्हें चक्कर आने लगा और सिर घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन एक ही पल में खत्म हो गई हो, और हर सांस लेना बेहद दर्दनाक था। नहीं, ये सही नहीं है। बात ये नहीं है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बात यह है कि हवा प्रदूषित हो गई है। हवा एक तीखी जहरीली गैस में बदल गई, जो लोगों की नाक, गले और सीधे फेफड़ों में पहुंच गई। जल्दी करो, वह कमीना वहां है। डैडले ने अपनी मतली को दबाया और पूरी आवाज में चिल्लाए। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और दो सुनहरी मछलियों की तरह बालकनी की ओर दौड़े, जिनका दम घुटने वाला हो। बदबू से सीधे तौर पर प्रभावित होने पर ले की माँ, जो सबसे पहले प्रभावित हुई थी, लगभग अपनी आंखें घुमाने लगी और वहीं बेहोश हो गई। ले, तुम बकवास खा रहे हो, पंख झाड़न द्वारा छेड़ा गया। लेले इतना डर गया कि वह कांप उठा और उसने तुरंत बदबूदार टोफू को अपने पीछे छिपा लिया। उसे अपनी माँ की यह सलाह याद है कि सड़क पर बिकने वाले विक्रेताओं से खाना न खरीदें। इस समय वह केवल अपनी दादी से ही दोष लेने के लिए कह सकता है, माँ, ये बदबूदार टोफू है। बदबूदार, लड़ाकू टोफू, बुद्ध टोफू, बदबूदार टोफू। दादी ने मेरे लिए इसे खरीदने पर जोर दिया। ये सुनकर ले की माँ ने तुरंत अपने पति को घूरा। अपनी माँ को देखो, वह अपने बच्चों को सड़क पर बिकने वाले ठेलों से खाना खिलाती है। क्या ये स्वास्थ्यकर है? क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है? पिताजी असहाय लग रहे थे। ओह बीवी, मुझे भी नहीं पता। माँ भी शायद अपने पोते से प्यार करती होगी। लेकिन माँ और भी क्रोधित हो गई। कमर पर हाथ रखकर उसने ऊंची आवाज में कहा, बच्चे से प्यार करते हो? इससे बच्चे को नुकसान हो रहा है। पता नहीं इस बदबूदार टोफू में कौन सा तेल और कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। अगर यह बीमार हो गया तो क्या होगा? लेले ने अपना सिर नीचे किया, चुपके से अपने माता पिता की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया। मेरी दादी ने व्यक्तिगत रूप से इस बदबूदार टोफू का परीक्षण किया है और कहा है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और यह खाने योग्य है। सुगंधित? क्या बकवास है। तुम्हारी दादी बूढ़ी और भ्रमित हो रही हैं। ले, बस सुनो और बदबूदार टोफू फेंक दो और अपने हाथ धो लो। ले के पिता ने भी जल्दी से मामले को सुलझाने की कोशिश की। ठीक है, बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना बंद करो। बस अगली बार माँ को ज्यादा सावधान रहने दो। सिर्फ तुम ही हो जो चीज़ों को सुलझाना जानते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम अपनी माँ को नियंत्रित नहीं कर सकते तो देर सवेर ये परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। माता पिता को झगड़ते देख युद्ध छिड़ने वाला था। लेले ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। मैंने अपनी माँ की ओर देखा जो अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा रही थी, और फिर अपने पिता की ओर देखा जो अपना सिर सिकोड़ रहे थे। उसने अपने हाथ में रखे बदबूदार टोफू को देखा। उसने अपनी लार टपकाए। बच्चों की दृष्टि भी अच्छी होती है। ऐसा लग रहा था कि वह इसे खा नहीं सकता था, इसलिए उसे अनिच्छा से बदबूदार टोफू अपने पिता को देना पड़ा, और फिर वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए हाथ धोने के लिए शौचालय में चला गया। गुस्सा मत करो प्रिय। गुस्सा करके खुद को चोट पहुंचाना उचित नहीं है। डैडले ने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी की पीठ धीरे से थपथपाए। उसे 2 बार दिलासा देने के बाद उसने जल्दी से बदबूदार टोफू का कटोरा हाथ में लिया और कूड़ेदान की ओर चल दिया। वह पहले उसे कूड़े के थैले में फेंकने वाला था और फिर नीचे की ओर भागकर उसे फेंकने वाला था। जब वह करीब आया तो लेके पिता अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सके। इसे भूल जाओ, इसे फेंकना बहुत शर्म की बात होगी। मुझे थोड़ी कब्ज रहती है, इसलिए मैं बस कुछ बदबूदार टोफू खा लूंगा और दवा खरीदने के झंझट से बच जाऊंगा। इसके अलावा क्या कोई बच्चा झूठ बोल सकता है? अगर इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो इसका स्वाद भी अच्छा होगा। ये सोचते हुए डैडले ने बदबूदार टोफू को अपने मुंह के पास लाया और गंध से वे तुरंत कई कदम पीछे हट गए। मुझे कहना पड़ेगा, ये सचमुच बहुत बदबूदार है।
मुझे डर है कि इस चीज़ को किण्वित करने के लिए इस्तेमाल किया गया नमकीन पानी उसके दादा के दादा से भी पुराना है। डेडले ने जल्दी से टॉयलेट पेपर का एक बड़ा गोला निकाला और अपनी नाक बंद कर ली। फिर उसने एक गहरी सांस ली, गहरे भूरे रंग के बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा उठाया और पलक झपकते ही उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। आखिरकार, जब तक वह तेजी से चबाता रहेगा तब तक बदबू उसे पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है, रुको, ये स्वाद। अब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह में एक बड़े पॉपकॉर्न का शानदार संस्करण है जो लगातार चटक रहा है और फट रहा है। इसका भरपूर स्वाद एक धमाके के साथ दर्जनों बार फूटा जो लगातार उसके मुंह से होकर गुजर रहा था, जो कि काफी आश्चर्यजनक था। मूल, ये बदबूदार गंध तो बस बदबूदार टोफू का एक बहाना है। इसे हटाते ही अंदर के सारे स्वाद सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें बदबू आती है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत तेज और तीव्र होती है, लोगों की स्वीकार्य सीमा से परे, और बहुत उत्तेजक होती है, इसलिए यह बदबूदार लगती है। हे भगवान, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। किसी समय डेडले ने अपनी नाक में ठूंसी हुई कागज की गेंद को बाहर निकालकर फेंक दिया था। एक क्षण तो वह बदबूदार टोफू से प्लेग की तरह दूर भागता रहा, लेकिन अगले ही क्षण वह उसके प्रति पागल हो गया। उसने जल्दी से एक और टुकड़ा उसमें भर दिया। मोटा, बदबूदार टोफू उसके मुंह में फट गया। रस की सुगंध इतनी तेज थी कि दिन भर के काम से आई थकान तुरंत दूर हो गई। यहाँ तक कि कार्यस्थल पर कई पहेलियां अचानक स्पष्ट हो गईं, और एक के बाद एक प्रेरणाएं आने लगीं। लाओ जियांग, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें बदबूदार टोफू फेंकने के लिए कहा था, लेकिन तुमने फिर भी उसे खा लिया। लेमा ने 2 परतों वाले मुखौटे पहने थे। उन्होंने अपने बाएं हाथ में एक बड़ा एयर फ्रेशनर और दाहिने हाथ में परफ्यूम की एक बोतल पकड़ी और उन्हें लिविंग रूम में इस तरह छिड़का जैसे वे आग बुझा रहे हों। इतनी ऊंची आवाज निकली, डेडले का हाथ अनजाने में कांप गया और बदबूदार टोफू कागज के कटोरे में गिर गया। तले हुए बदबूदार टोफू को छोटे छोटे चौकोर बंस में फुलाया गया था, जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से हवादार थे। गिरने के बाद वह खेल खेल में वापस उछल गया। मैंने देखा कि मेरे हाथ में रखा बदबूदार टोफू लगभग कागज के कटोरे से बाहर गिर गया। ले डैड एक गरीब आदमी है जो घर पर खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर है। इस समय वह वास्तव में खड़ा हुआ और एक सर्फ की तरह गाना गाने लगा और अपनी पत्नी को गुस्से से घूरने लगा। कृपया अपनी आवाज़ धीमी रखें, वरना मैं ये स्वादिष्ट भोजन जमीन पर गिरा दूंगा। जब डेडले ने इसके बारे में सोचा तो उन्हें डर लगा। जैसे ही वह आलोचना के कुछ और शब्द कहने वाला था, लेकी माँ ने उसे घूर कर देखा। डेडले की सुंदरता केवल 2 सेकंड तक ही रहती है, उसके बाद वह एक क्षण में मुरझा जाती है। जब मेरी पत्नी ध्यान नहीं दे रही थी, मैंने उसके मुंह में बदबूदार टोफू का एक टुकड़ा ठूंस दिया। इस अचानक हमले से लेकी माँ इतनी डर गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर ऐसा डर साफ दिखाई दे रहा था मानो उसे जबरदस्ती जहर खिला दिया गया हो। वह सहज रूप से इसे थूकना चाहती थी। अगले सेकंड वह सचमुच रोई। बदबूदार टोफू बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम होता है। एक निवाला खाते ही आपका मुंह इसके मुलायम और खुशबूदार स्वाद से भर जाएगा। जैसे ही आप इसे चबाते हैं, सॉस आपके मुंह में फैल जाता है और तेल के मसालेदार स्वाद के साथ एक बदबूदार सुगंध आपके मुंह में फैल जाती है, जो वास्तव में अद्भुत है। कुछ भी नहीं बदला है, केवल मूड बदला है। उसका हृदय अचानक अथाह अंधकार से निकलकर उज्ज्वल और रम्य स्वर्ग की ओर खींच गया। ये पता चला है कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसी चीजें हैं जो गंध और दुर्गंध को एक साथ मिला देती हैं। मुझे लगता है कि बदबूदार टोफू का यही असली रहस्य है। रसोई घर में बूढ़ी महिला ने जल्दी से आखिरी व्यंजन पकाना समाप्त कर दिया। उसने रसोई का दरवाजा खोला और अपने हाथों को 2 बार अपने एप्रन पर पोंछा। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी, मानो कोई बच्चा हो जिसने कुछ गलत कर दिया हो। क्या हुआ? क्या मैंने अभी तुम लोगों को झगड़ते सुना? अप्रत्याशित रूप से लेकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, ये बदबूदार टोफू जो आपने खरीदा है बहुत स्वादिष्ट है। किसने कहा कि आपकी नज़र तेज है? आपने इसे कहाँ से खरीदा? आपकी नज़र वाकई खजाने पर है। फादर ले, वह पहले ही देख चुका था कि उसकी पत्नी के चेहरे के भाव कितनी जल्दी बदल गए, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और बस वहीं अजीब तरह से मुस्कुराता रहा। माँ, क्या आपके पास अभी भी यह बदबूदार टोफू है? वृद्ध महिला इस अचानक उत्साह से दंग रह गई।
उसे होश में आने में कई सेकंड लगे और उसने खाने की मेज की ओर इशारा किया। एक और कटोरा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, लेके पिता और माता उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखे बाघ अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। मैंने इसे पहले पकड़ा, इसलिए यह मेरा है। मेरे रास्ते से हट जाओ और हिलना मत। देखो, मेरा बेटा और बहू कितने बड़े हो गए हैं, फिर भी वे अभी भी बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। बूढ़ी औरत एक तरफ खड़ी होकर अपने हाथ मल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। अफसोस, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी सुनने की शक्ति भी कम हो गई है। इससे पहले रसोई में उसने सोचा कि उसकी बहू उसे बूढ़ी और भ्रमित होने के लिए डांट रही है। पता चला कि मैंने गलत सुना था और बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जल्द ही दंपति ने बदबूदार टोफू के कटोरे को सफाई से बांट लिया। खाना खत्म करने के बाद उसने अपना मुंह पोंछा, जल्दी से बुढ़िया से उसका पता पूछा और फिर बाहर भाग गया। इसी दौरान बच्चा शौचालय से बाहर भाग गया। जब उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उन्हें कुछ भी खाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बिना कुछ छोड़े सारा खाना खा लिया। वह भी एक झटके में बाहर भाग गया। घर पर एकमात्र व्यक्ति वह बूढ़ी महिला थी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैंने खाना तैयार कर लिया है, तुम वापस आकर खाना क्यों नहीं खाते। 3 लोगों के परिवार ने अनसुना करने का नाटक किया और जल्दी से बदबूदार टोफू स्टॉल की ओर भागा। राघव मेहरा को 5 उपलब्धियां देने के बाद उन्होंने खुशी खुशी एक डाइंग वीडियो पोस्ट किया और दूसरों को उसकी सिफारिश की। बस यहीं पर बात खत्म हुई। शाम 7 बजे राघव मेहरा अपनी दुकान बंद करके घर चले गए। मैं अभी घर आया हूं और मुझे जूते बदलने का समय नहीं मिला है। अनाया मेहरा ने अपनी बाहें उठाईं और खुशी से उसकी ओर दौड़ी और गले लगाने के लिए कहा। राघव मेहरा स्नेह से मुस्कुराए, बेबी जरा रुको, पापा से थोड़ी तेज बदबू आ रही है। मैं पहले नहाकर आता हूं और जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब वह नहाकर नीचे गया तो खाना मेज पर लग चुका था। अनाया मेहरा कुर्सी पर आज्ञाकारी भाव से बैठी थी और बेसब्री से उसके साथ खाना खाने का इंतजार कर रही थी। अति सुंदर। राघव मेहरा ने हाउसकीपर और आयाओं को काम से छुट्टी मिलने के बाद घर जाने को कहा, फिर वे चलकर अनाया मेहरा के पास बैठ गए। कोमल छोटे चेहरे को रगड़ा, क्या आज तुम्हें पिताजी की याद आई? हाँ, मुझे हर समय अपने पिता की याद आती है। कोमल रोशनी पिता और बेटी पर पड़ती है, जिससे उन्हें बहुत गर्मी महसूस होती है। राघव मेहरा ने पोर्क रिब्स का एक टुकड़ा उठाया और अनाया मेहरा के कटोरे में डाल दिया। अनाया मेहरा ने भी एक छोटे चम्मच से मुट्ठी भर सब्जियां उठाईं और राघव मेहरा के मुंह से लगा दीं। आह पिताजी, खाओ टिल्ड। पिता और पुत्री ने बारी बारी से खाना खाया और बड़े आनंद के साथ भोजन समाप्त किया। थोड़ी देर आराम किया। छोटे बच्चे के सोने का समय हो गया है। पतली रजाई के नीचे चमकती आंखों वाली छोटी लड़की ऊर्जावान दिखती है। उसने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पिताजी, मुझे एक कहानी सुनाइए। अच्छा है। राघव मेहरा उस छोटे बच्चे के बगल में करवट लेकर लेटा हुआ था। उसका चेहरा उसकी कोहनी से टिका हुआ था, उसकी आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। अनाया मेहरा, क्या तुमने लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनी है? मैंने इसे पहले ही देख लिया है। खैर, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। राघव मेहरा ने जम्हाई लेते हुए कहा, तुम पिताजी को इसके बारे में क्यों नहीं बताते? ठीक है टिल्ड, एक बार की बात है, एक प्यारी सी छोटी लड़की थी। अनाया मेहरा को अपने पिता की चाल का पता नहीं चला और उन्होंने कहानी को जीवंत रूप से बताना शुरू कर दिया। और राघव मेहरा भी साथ में हैं। जैसे जैसे मैं दूध की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ के साथ धीरे धीरे शांत होने लगी, मुझे अनजाने में नींद आने लगी। फुश, पापा, क्या? राघव मेहरा अचानक जाग गया, उसकी आंखें अभी भी थोड़ी उलझन में थीं। अनाया मेहरा ने उसे सीधे देखा। उसकी आंखें काली, बड़ी और चमकदार हैं। पिताजी, क्या आपने सुना? मैं अपनी बात समाप्त कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है। ऐसा कहने के बाद उसका छोटा सा चेहरा एक प्यारे से छोटे हमस्टर की तरह फूल गया और वह थोड़ी असंतुष्ट लग रही थी। ठीक है, पिताजी अब बोलना शुरू करेंगे, इसलिए कृपया ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक पहाड़ था। पहाड़ में एक मंदिर था। मंदिर में एक बूढ़ा साधु रहता था। बूढ़ा साधु एक युवा साधु को एक कहानी सुना रहा था। कहानी इस बारे में थी कि एक समय की बात है, एक पहाड़ था।
नुओ नुओ, वो, पिताजी चालें खेल रहे हैं। दूसरा पहलू, चिकन आंतों के आदान प्रदान। समूह के अनुभवी भोजन प्रेमियों ने 2 दिनों तक राघव मेहरा की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई सोच रहा है कि इस सप्ताह बॉस अपना स्टॉल कहाँ लगाएंगे, लेकिन जिस समय और स्थान पर बॉस आमतौर पर अपना स्टॉल लगाता है, वह इतना मनमाना होता है और इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। इससे कुछ सुराग ढूंढना उतना ही कठिन है जितना कि आसमान पर चढ़ना। अरे, हमें जल्दी से आसपास के उपनगरों में खोज करनी होगी। शीशी पर्वत और किशान बहुत दूर हैं। बॉस जो शायद बहुत दूर चले गए होंगे। ये बात तो सही है। हमें चेकलिस्ट को फिर से अपडेट करना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस उसे ढूंढने में और समय लगा सकते हैं। बॉस तो यूं ही छुट्टी ले लेगा। हमारे पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने हमें अपने वश में कर रखा है। संदेश तेजी से आने लगे, जो असहायता से भरे थे। चिकन ट्रॉटर्स संचार समूह में सभी के चेहरे पर उदासी थी और एक के बाद एक शिकायतें सुनाई दे रही थीं। मैं बहुत चिंतित हूँ। टिकटॉक पर एक गुमशुदा व्यक्ति का वीडियो पोस्ट करने के बाद भी किसी को नहीं पता कि मेरा बॉस कहाँ है या वह कहाँ रहता है। अरे, सॉसेज ग्रुप वाले लोगों ने हमें फिर से छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि वे पिछले हफ्ते बारबेक्यू करने वाले थे। नहीं, हम बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें पहल करनी होगी। हमें कहाँ हमला करना चाहिए? हमें तो कुछ भी पता नहीं। क्या हम बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भागते फिरेंगे? ये सही है, वे सभी अपने समूह में युवा लोग हैं। हम बूढ़े लोग उन्हें कैसे ढूंढते फिर सकते हैं? अगली सुबह, यद्यपि कल दोपहर तक बदबूदार टोफू की केवल 15 सर्विंग्स ही बिक पाईं, लेकिन राघव मेहरा को अभी भी बीन्स पीसने पर ध्यान केंद्रित करना था। टोफू को यथाशीघ्र बनाना चाहिए तथा विशेष बदबूदार पानी में किण्वित करना चाहिए, ताकि आपके पास स्टॉल पर बेचने के लिए तैयार बदबूदार टोफू हो। लकड़ी के बैरल की ओर चलते हुए उसने देखा कि फलियां पूरी रात भीगी हुई थीं। प्रत्येक पौधा नमी से भरा हुआ है और मोटा तथा गोल है। इसे चक्की के पाट में डालें और दोनों हाथों से बिना किसी प्रयास के धकेलें। जैसे जैसे ये घूमता है, फलियां बारीक अवशेषों में बदल जाती हैं और पत्थर की चक्की के किनारे से नीचे बहने लगती हैं। इसे पीसना आसान है। चाची वू ने बगल में सेम भी डाल दिया। हालांकि राघव मेहरा को थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन उनके बगल में बैठे दिनेश को लगा कि वह थक गए हैं। उनके समय में टोफू बेचना एक दयनीय व्यवसाय था और केवल गरीब लोग ही जीविका चलाने के लिए ये काम करते थे। मैंने राघव मेहरा जैसा नियोक्ता कभी नहीं देखा। बॉस के तौर पर वह खुद ही मेहनत करते हैं। ये सोचकर दिनेश को थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसे हमेशा यही लगता था कि वह बहुत छोटा है और उसकी शारीरिक शक्ति इतनी कम है कि उसके बॉस को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि यह काम मैंने युवावस्था में किया होता तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती। श्रीसु, आप दोपहर के भोजन में क्या खाएंगे? मैं मछली खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टीम्ड ग्रुपर, स्टिर फ्राइड केल, रेड वाइन में पके मशरूम और चिगनियन सूप लेते हैं। राघव मेहरा ने सिर हिलाया। सामान्यतः उन्हें दैनिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वे बस चाहते हैं कि भोजन सादा हो। ऑर्डर प्राप्त करने के बाद दिनेश झुककर खरीदारी करने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। ईमानदारी से कहूँ तो कुछ न कुछ करने में मजा आता है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से बहुत प्रेरित रहती हूँ। राघव मेहरा आंगन में आराम से फलियां पीसता रहा। मैं कल दोपहर को बहुत जल्दी स्टॉल पर गया और वहां कोई कारोबार नहीं था। आज बाद में जाना बेहतर है ताकि हम बदबूदार टोफू बनाने में अपना समय ले सकें। दूसरा पहलू, लर्मा द्वारा टिकटॉक पर साझा की गई तस्वीरों वाली एक पोस्ट। ये बहुत ही अजीब बात है कि उन्होंने सार्वजनिक शौचालय के बगल में बदबूदार टोफू बेचने का स्टॉल लगा रखा है। एक बार जब ये रिलीज हुआ तो दर्शकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। पोर्क चिकन के एक पुराने प्रशंसक ने पोस्ट देखकर पहचान लिया कि फोटो में स्टॉल का मालिक राघव मेहरा था। मैंने जल्दी से यह पोस्ट चिकन ट्रॉटर्स एक्सचेंज ग्रुप में साझा कर दिया। परिवार, देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला। क्या ये चिकन ट्रॉटर्स बॉस नहीं है? वह इस सप्ताह टाइपिंग स्ट्रीट पर बदबूदार टोफू बेच रहा है। ये बिंदु, जबकि कर्मचारी काम में व्यस्त हैं, बुजुर्ग लोग अभी भी शतरंज खेल रहे हैं या आंखें बंद करके आराम कर रहे हैं। एक शब्द में कहें तो लगभग सभी लोग दंग रह गए। ओह, यह आश्चर्य तो अचानक ही आ गया।
मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ कि यह क्या हो रहा है। उसने नकाब पहना हुआ है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? कोई आकर उसे पहचाने। हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, भले ही तुम राख में बदल जाओ। देखो, ये पोस्ट कल दोपहर को स्टॉल के सामने ली गई थी। हम इसे आज दोपहर आजमा सकते हैं। ओह मेरी प्यारी माँ, आखिरकार मुझे वह मिल ही गया, इससे पहले कि मेरी बूढ़ी हड्डियां नाहे पुल पार कर जातीं। भगवान मुझ पर दया करें। मैं आंखें बंद करके मर सकता हूँ। ये सही है। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी मैं नर्क के राजा को अपनी शान दिखा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं अपने बॉस से कहूँगा कि मुझे जल्दी जाने दें। यह अचानक हुआ। वह व्यक्ति जो कल रात दुख और क्रोध से भरा हुआ था, अब संदेशों को बहुत तेजी से पढ़ रहा है। समूह का वातावरण घंटों, धुलों और पटाखों की ध्वनि से भरा हुआ था। मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों के आकर्षक इमोटिकॉन्स की एक चमकदार श्रृंखला है और वे हर जगह मौजूद हैं। शुभ दिन, आज का दिन अच्छा है। भव्य उत्सव के बाद कुछ भोजनकर्ता अचानक सतर्क हो गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभी को इस पोस्ट के तहत बॉस से संबंधित कुछ भी उल्लेख नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि बॉस का पर्दाफाश हो जाए और हम खाने का मौका खो दें। हाँ हाँ, बस ग्रुप में निजी तौर पर इस पर चर्चा करें, खबर न फैलाएं। चक, देखो तुमने क्या कहा। हम सब पुराने ग्राहक हैं, हमें इस मामले की अहमियत कैसे पता नहीं। जब गोपनीयता की बात आती है तो हमें अभी भी समझदारी से काम लेना होगा। मैं लियांग वेंगुओ, एक सेवानिवृत्त सैनिक होने के नाते पूरी ईमानदारी से वादा करता हूं कि मैं समूह के गोपनीयता नियमों का सख्ती से पालन करूंगा और किसी भी समय सभी का निरीक्षण स्वीकार करूंगा। ओह सर, इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। समय का अनुमान लगाते हुए चिकन ट्रॉटर्स समूह के पुराने भोजनकर्ता एकत्रित हुए और टाइपिंग स्ट्रीट की ओर चल पड़े। वे पूरे क्षेत्र में घूमते रहे और जहां भी उन्हें कोई स्थान मिल सके उसकी तलाश करते रहे। अन्यथा आप अपनी कार पास के किसी शॉपिंग मॉल में पार्क कर सकते हैं और पैदल जा सकते हैं। आंखों से संपर्क करके पुष्टि करने पर हम बता सकते हैं कि वे सभी वहां खाना खाने जा रहे हैं। दूर से जब हमें 10 मील तक फैली बदबू का एहसास हुआ तो हमारी भूख तुरंत जाग उठी और मुंह में पानी आ गया। जाना, आगे जो जवान आदमी है, कृपया हम बूढ़ों का ख्याल रखना। बूढ़े लोग कहाँ हैं? वे सब पूरी गति से आगे भाग रहे हैं। ये लगभग आ ही गया है, ये लगभग आ ही गया है, मुझे बदबू आ रही है। अरे, इतनी अच्छी खुशबू बर्बाद नहीं की जा सकती। मैं पहले दौड़कर सारी खुशबू अपने अंदर ले लूंगा, जिससे तुम लोगों के पास कुछ देर तक खाने को कुछ नहीं बचेगा। अरे यार, तुम तो बहुत बेरहम हो। अपनी आत्मा को संतुष्ट करने का ये कितना बढ़िया तरीका है, सचमुच कमाल है। ऐसा मत करो, इसे चूसने के बाद तुम्हारा चेहरा टेढ़ा हो गया है। क्या तुम्हें ड्रैगन राजा बनने का डर नहीं है? सब लोग, कृपया मुझसे कुछ भी कहने से पहले अपना ध्यान रखना। तुम्हारा चेहरा चूसने से बैंगनी हो गया है। आप बात मत करो, हम शायद अभी भी वहां से कुछ दूरी पर हैं। खुशबू सूंघना अच्छा लगता है। बगल से शॉपिंग बैग लेकर खरीदारी कर रहे राहगीर उनकी बातचीत सुनकर दंग रह गए। क्या तुम पागल हो? क्या इन लोगों को कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है? पूरे रास्ते बदबू का पीछा करो और उसकी ओर दौड़ो। जब लोगों का ये समूह वहां से गुजरा तो राहगीरों ने टक्कर लगने के डर से रास्ता छोड़ दिया। इसके बारे में सोचना ही थोड़ा घिनौना है। भोजन करने वालों ने इन तुच्छ बातों पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वे भागकर एक इमारत की ओर नहीं चले गए। मुझे चोदो, लानत है। लोगों का समूह एकदम अचंभित रह गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं तुरंत ही ठगा गया हूँ। किसने सोचा होगा? क्या बकवास है। यह एक बदबूदार शौचालय है। ये सचमुच बदबूदार है। इस पल कई राहगीरों ने अपने मुंह और नाक को टिश्यू पेपर से ढक लिया और शौचालय से बाहर भाग गए और भागते समय हस्तमैथुन करने लगे। यहाँ भोजन की तैयारी कर रहे सभी लोग अवाक थे। माहौल एक क्षण में 180 डिग्री घूम गया। क्या हम गलत जगह पर हैं? किसी ने कमजोरी से पूछा। ये सुनकर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपना सिर नीचे किया, टिकटॉक पर लेमा द्वारा सुझाई गई तस्वीर खोली और कांपती उंगलियों से उसे बड़ा किया। इसके अलावा जिस स्थान पर चिकन का ट्रॉटर बॉस है, उसके पीछे की दीवार पेंटिंग शैली बिल्कुल वैसी ही है जैसी यहाँ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसे यही होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस इस समय नहीं आए? नहीं,
पृष्ठभूमि जूम के बगल में एक बड़ा पेड़ है। आसपास कोई पेड़ नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने गलत स्थान ढूंढ लिया है। भाइयों, मैंने अभी जांच की और इस गली के आगे और पीछे 2 सार्वजनिक शौचालय हैं। अब हम ईस्ट स्ट्रीट पर हैं। क्या आपको लगता है कि बॉस वेस्ट स्ट्रीट पर हो सकता है जहां लोग कम होते हैं? ये तो सही है। चलो चलकर देखते हैं। सभी ने सिर हिलाया। अगर आप इसे इस तरह से रखेंगे तो यह अधिक रोमांचक होगा। हर कोई एक दूसरे का पीछा कर रहा था और गति बहुत तेज थी। वेस्ट स्ट्रीट पर सार्वजनिक शौचालय से ज्यादा दूर नहीं, बर्फ जेली वाला आदमी स्टॉल के सामने खड़ा था और लगातार इधर उधर देख रहा था। अरे, वहां अचानक इतने सारे लोग क्यों आ गए? उसके चिंतित चेहरे को देखकर लगता है कि वह यहाँ शौच के लिए आया होगा, है ना? कुछ सेकंड के लिए अन्य लोग भ्रमित नहीं हुए। तभी लोगों का एक समूह दौड़कर वहां पहुंचा। बर्फ जेली वाले लड़के ने चारों ओर देखा और तुरंत बहुत खुश हो गया। मैं ही एकमात्र स्टॉल था। हे, आखिरकार अभी भी ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि क्या अच्छा है। यह मेरे वर्षों के स्टॉल कीपिंग के लायक है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। पंक्ति में लग जाओ और सबको हिस्सा मिलेगा। पुराने भोजनालयों ने वेस्ट स्ट्रीट तक अपना रास्ता ढूंढ लिया। जब मैंने देखा कि यहाँ सचमुच एक ऊंचा गूल का पेड़ है तो मुझे पता चल गया कि मैं सही जगह पर आया हूँ। ये देखकर कि पास में केवल आइस जेली वाला आदमी ही था, वह ऊपर जाकर पूछने के लिए तैयार हो गया। इस समय बिंग फिन लड़का अंततः चीजों को बदलने की खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन अगले ही पल मुझे एक आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, क्या कल यहाँ कोई बदबूदार टोफू बेच रहा था? एक भोजनकर्ता पहले आगे आया और सिगरेट थमा दी। बर्फ जेली वाले आदमी की मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई। क्या तो उन्होंने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, लेकिन वे मुझे देखने के लिए यहाँ नहीं आए। मैं बिना किसी कारण के बहुत खुश हूँ। बात तो समझ में आती है। इतना स्वादिष्ट बदबूदार टोफू जरूर बहुत से लोगों को आकर्षित करेगा और वे इसकी तरफ झुंड बनाकर आएंगे। वह सोच सकता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि कल तो किसी ने खरीदारी नहीं की थी, तो फिर अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आ गए? हालांकि जहां लोग हैं वहां व्यापार है। ये सोचते हुए आइस जेली वाले ने सिगरेट ली, उसे अपने कानों के बीच रखा और असहाय होकर कहा, अरे, मैं भी उस भाई का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा था कि वह आ जाएगा। अब क्या हो रहा है? ये कहने के बाद उसने बर्फ की जेली से भरी लोहे की बाल्टी के किनारे को अपने हाथ से सहलाया और विषय बदल दिया। सब लोग, पहले हमारी आइस जेली ट्राई करने के बारे में क्या ख्याल है? इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बदबूदार टोफू वाले ने भी इसकी सिफारिश की थी। चलो, इंतजार करते हुए खाते हैं। सब ने सुना। वैसे भी बेकार तो बेकार ही है। थोड़ी सी आइस जेली खाकर इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। कई लोगों ने एक कटोरा आइस जेली का ऑर्डर दिया। उन्होंने आइस जेली वाले को राघव मेहरा के महान कार्यों के बारे में भी बताया। यह बॉस, अबा टिल्डर तो। थोड़ी देर बाद आइस जेली वाले आदमी ने आखिरकार सुनना बंद कर दिया। मेरे मन में जो उलझन थी वह अचानक स्पष्ट हो गई। नीमा, ये सच है कि यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो आप मर जाएंगे। यदि आप वस्तुओं की तुलना करेंगे तो आप उन्हें फेंक देंगे। वह दिन भर ऊंची आवाज में चिल्लाता रहा ताकि कुछ और कटोरी आइस जेली बेच सके। ये बदबूदार टोफू वाला लड़का सचमुच बहुत अच्छा है। वह एक के बाद एक गोली चलाता रहता है। मुझे ये भी डर था कि ग्राहक दरवाजे पर आ जाएंगे। चित्र क्या है? ऐसा लगता है कि दुनिया अंततः उलट गई है, ऐसी स्थिति जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूर नहीं, खरीदारी करने वाले लोग सड़क पर टहल रहे हैं। मैंने देखा कि सार्वजनिक शौचालय के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और मैं बहुत उत्सुक था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? मुझे नहीं पता। वे सब उधर ही जा रहे हैं। क्या वे शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कतार में खड़े हैं? चलो चलो, मैं बोर हो रहा हूँ। चलो वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। उनमें से कुछ तो और भी अधिक उत्सुक थे और अपनी नाक ढककर सार्वजनिक शौचालय में देखने चले गए। अरे, टॉयलेट में कोई नहीं है। तुम सब यहाँ क्यों रुके हो? जैसे जैसे अधिक से अधिक नियमित भोजन करने वाले लोग आते हैं, आसपास का खुला स्थान लगभग पूरी तरह से उनके कब्जे में था।
किसी ने आइस जेली वाले से प्लास्टिक का बैग मांगा और दीवार पर बैठकर उसे पत्नी देखती चट्टान की तरह इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही कई लोगों ने भी यही किया। कुछ ने टिश्यू पेपर को गद्दी की तरह इस्तेमाल किया या बस दीवार पर बैठकर वहां की मुख्य सड़क को घूरने लगे। भोजनकर्ता 1, क्या बॉस यहाँ हैं? क्या वे आ गए हैं? भोजनशाला 2, याद रखें सभी लोग, जब आप आएं तो जल्दी से अंदर आ जाएं। भोजनकर्ता 3, अरे मुझे आश्चर्य है कि जब बॉस हमें यहाँ इंतजार करते देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। दूसरा पहलू, राघव मेहरा इस ओर गाड़ी चला रहा था। कल केवल 15 प्रतियां बिकी, इसलिए मैंने आज थोड़ी कम तैयारी की। अभी चौराहे से मुड़ा हूँ। उसका दिल धड़कने लगा और उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह स्थान लोगों से भरा हुआ है। जब मैं कल यहाँ आया तो ये खाली था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी खोज उन पुराने भोजनालयों ने की हो? वैसे कुछ समय तक स्टॉल लगाने के बाद उनमें एक प्रकार की कंडीशन रिफ्लेक्स विकसित हो गई है। जब भी वह अपने स्टॉल पर बहुत सारे लोगों को देखता तो अवचेतन रूप से सोचता कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? मैं कल पूरी दोपहर यहाँ घूमता रहा, लेकिन एक भी नियमित ग्राहक नहीं मिला। क्या कोई गतिविधि चल रही है? लेकिन सार्वजनिक शौचालय के पास का स्थान चुनने में कौन इतना अच्छा है? टॉयलेट पेपर खरीद रहे हैं। मैं असमंजस में आगे बढ़ रहा था कि अचानक लोगों का एक बड़ा समूह गर्मजोशी से जयकारे लगाने लगा। अरे बॉस, मैंने अंततः आपको ढूंढ लिया। ओह टिल्ड, कितना बढ़िया टिल्ड, आखिरकार मुझे समझ आ गया। इस दौरान मैं दुनिया में जीवित रहने के लिए उस मुर्गे के पैर को खोने पर निर्भर था। किसने कहा कि ऐसा नहीं था? हे, मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। बॉस, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब मुझे आपकी याद आती है तो आप मेरे ख्यालों में होते हैं। जब मुझे आपकी याद आती है तो आप मेरे सामने होते हैं। सभी खुर प्रेमी भावुक हो गए। वह टिल्ड, भोजन का हॉर्न बज गया है, चलो चलें। राघव मेहरा, जो अभी अभी सार्वजनिक शौचालय के दरवाजे पर पहुंचे थे, पूरी तरह से अवाक रह गए। अरे, वे स्टार ड्रीम पार्क के समूह की तरह क्यों महसूस कर रहे हैं? मैं वास्तव में आप लोगों की प्रशंसा करता हूं जो देर से आए लेकिन पहुंचे। सड़क पर इस तरह चिल्लाना वास्तव में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। अरे, सब लोग यहाँ हैं। राघव मेहरा ने कार पार्क की और मंद मंद मुस्कुराए। वास्तव में मैं अंदर से बहुत घबरा गया था। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। तुम्हें आना ही होगा, है ना? अगर तुम नहीं आओगे तो क्या तुम हमसे हमेशा के लिए छिप जाओगे? मालिक, जल्दी से दुकान खोलो। मुझे भूख लगी है। अगर आप नहीं आएंगे तो हमें अपना पेट आइस जेली से भरना पड़ेगा। शिकायत करते हुए भोजन करने वाले लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षित तरीके से पंक्ति में खड़े होने लगे। वह राघव मेहरा को अचंभित होकर देखने लगा। वाह, कुछ समय तक आपसे न मिलने के बाद भी आप अभी भी पहले की तरह ही पेशेवर हैं। उसके बगल में बर्फ जेली वाला लड़का भी निष्क्रिय नहीं था। अभी वहां बहुत अधिक लोग थे और हम वहां नहीं जा सके, लेकिन अब जब सभी लोग पंक्ति में खड़े हैं तो हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वह दौड़कर वहां पहुंचे और फोल्डिंग कुर्सियों और स्टूलों को हटाने में मदद की। भाई, मैं तुम्हें इस तरह का कठिन काम कैसे करने दूं? क्या मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था? तुम मेरे भाई हो और अब से तुम्हें इस तरह का काम खुद नहीं करना पड़ेगा। राघव मेहरा ने उन्हें नहीं रोका। ये बहुत बढ़िया है, मुझे एक और छोटा प्रशंसक मिल गया है। तो फिर वह विनम्र नहीं होगा। जल्दी करो और बदबूदार टोफू को तलो। राघव मेहरा चॉपिंग बोर्ड के पास आया और बदबूदार टोफू का ढक्कन हटाने के लिए नीचे झुका। इसने तुरंत ही भीड़ की बहुत प्रशंसा बटोरी। हिस्टिल्ड, क्या दबंग आभा है। पता चला कि बॉस द्वारा बनाया गया बदबूदार टोफू उसकी प्रतिष्ठा जितना ही अच्छा है। हाँ, जब आप इसे ध्यान से चखेंगे तो ये बदबू बहुत खुशबूदार होगी। ये सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। अच्छा, माफ करना, मैंने अभी अभी पाद दिया। धिक्कार है, तुम माहौल खराब कर रहे हो। हम खाने की तैयारी कर रहे हैं और तुम कतार में सबसे आगे खड़े होकर लोगों को जहर दे रहे हो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो लोग अभी इसकी प्रशंसा कर रहे थे उन्होंने तुरंत ही गंध को बाहर निकालने के लिए अपनी नाक ढक ली। जिस क्षण राघव मेहरा ने सचमुच कच्चा बदबूदार टोफू बाहर निकाला,
भोजन करने वाले लोग तुरंत ही अराजकता से जाग गए। किसी के शरीर से निकली दुर्गंधयुक्त हवा की तुलना इससे कैसे की जा सकती है। आपके सामने बदबूदार टोफू का प्रत्येक टुकड़ा प्रकृति का आकर्षण लिए हुए है। इसकी दुर्गंध कोई साधारण दुर्गंध नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय तक चलने वाली खुशबू है जिसे सूक्ष्मजीवों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार और परिष्कृत किया जाता है। ये पृथ्वी से एक उपहार है, समय का परिणाम है और एक उच्च स्तरीय गंध है जो सांसारिक अनुभूति से पूरी तरह परे है। थोड़ी देर के लिए हर जगह चीख पुकार मची हुई थी। राघव मेहरा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बदबूदार टोफू भ्रूणों का एक समूह हमें इस तरह से कष्ट देगा। यदि आप सचमुच काट लेंगे तो क्या आप तुरंत उड़ नहीं जाएंगे? जब बर्तन में तेल लगभग 60% गर्म हो जाए तो बदबूदार टोफू डालने का ये सही समय है। इस डीप फ्रायर के साथ अपना थर्मामीटर नहीं आता। राघव मेहरा ने एक चॉपस्टिक तेल में डाल दी। एक क्षण में चॉपस्टिक्स के चारों ओर कई घने छोटे बुलबुले दिखाई देने लगे और तेल का तापमान वास्तव में सही हो गया। सिजल सिजल। राघव मेहरा ने कुछ सेकंड के बाद काले बदबूदार टोफू को एक एक करके बर्तन में डाल दिया। यह अद्भुत ध्वनि स्वर्गीय संगीत जैसी है। वृद्ध भोजन करने वालों को अचानक स्वर्गीय संगीत बजता हुआ सुनाई दिया। एक एक करके वे आगे झुके, अपनी गर्दनें आगे की ओर उठाईं और अंदर देखने की कोशिश की। काला बदबूदार टोफू बर्तन की तली में डूब गया और जल्द ही छोटे छोटे बुलबुलों में डूब गया, जो तेजी से फूलकर तेल की कड़ाही में फूट गए। राघव मेहरा के निर्देशन में बदबूदार टोफू तेल की सतह पर तैरता है और हर छोटा छेद एक भूखे मुंह की तरह है जो लालच से गर्म तेल की नमी को सोख रहा है। जैसे जैसे चटकने की आवाज जारी रही, बदबूदार टोफू की सतह कुरकुरी होने लगती है। उच्च तापमान के प्रभाव में गंध का कुछ भाग वाष्पित भी हो जाता है। वे सुनहरे तेल में उछलते और लौटते हैं, जिससे वृद्ध भोजन करने वाले लोग देखने, सुनने और सूंघने से आकर्षित होते हैं। इतना ही नहीं, जो राहगीर पास के सार्वजनिक शौचालय से बाहर आए थे, लोगों के एक समूह को एक लंबी कतार में खड़ा देखकर वे सभी अपनी गर्दनें तान रहे थे, सिर झुका रहे थे और लार टपका रहे थे। वे सभी वहीं दंग रह गए। हे भगवान, क्या तुम लोगों को इतनी बदबू में सांस लेने से सामूहिक स्ट्रोक आ गया है? बॉस, क्या आप अभी भी ठीक नहीं हैं? पंक्ति में सबसे आगे खड़ा वह व्यक्ति जो दूसरों को जहर दे रहा था, बहुत चिंतित होकर अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था। लगभग अभी तो केवल 3 मिनट ही हुए हैं। राघव मेहरा ने समय निकालकर इसे देखा और असहाय भाव से जवाब दिया, ओह, इसे उड़ा देना ठीक है, मैं इसका विरोध कैसे कर सकता हूँ। इस समय पीछे बैठा एक भोजनकर्ता इसे और सहन नहीं कर सका। सच में नहीं, बॉस, अपना समय लें, हम इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर विष देने वाले भाई ने आगे बढ़कर नाराजगी से उसकी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। नहीं, क्या आप ऐसा कहने से पहले कृपया अपनी लार पहुँच सकते हैं और इसे यहाँ रख दो। कुछ मिनट बाद समूह ने अंततः बदबूदार टोफू पकाना समाप्त कर दिया। राघव मेहरा ने छलनी उठाए और उसे बाहर निकाला, फिर तेल निकालने के लिए उसे एक तरफ रख दिया। फिर उसने भोजन करने वालों से एक एक करके अपना ऑर्डर देने को कहा। शुरुआत में कच्चे टोफू के आटे की बहुत अधिक उपलब्धता नहीं थी, इसलिए अधिक लोगों को उन्हें आजमाने का मौका देने के लिए राघव मेहरा ने अस्थायी रूप से प्रत्येक व्यक्ति को 2 हिस्से खरीदने की अनुमति दे दी। इसे चॉपस्टिक से दबाओ, अंदर से मुलायम है। इसकी बनावट बहुत लचीली है। फिर ऊपर से गुप्त सॉस डालें। वाह, इसके बाद सॉस की सुगंध और तेल की अनोखी गंध आती है। ठीक है, अब आप खा सकते हैं। यहाँ कुछ टॉपिंग हैं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अगली पंक्ति में बैठे भोजनकर्ता बिजली की गति से आगे बढ़े। उसने तुरंत कार्रवाई की, बदबूदार टोफू को अपने मुंह में डाला और बड़े कौरों से उसे खा लिया। गर्म, बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। हम इसे खाने का साहस करते हैं, भले ही ये 10 गुना अधिक तीखा हो। भोजन करने के बाद सभी भोजनार्थी प्रसन्न और आश्चर्यचकित दिखे। फिर उसने उसे पागलों की तरह निगल लिया। अन्य पुराने भोजनकर्ता, मुझे नहीं मालूम कि इसे सबसे पहले किसने शुरू किया। लार निगलने की आवाज के साथ ये एक संक्रमण की तरह था जो पूरी जगह को पागलों की तरह फैला रहा था और हर किसी को लार निगलने पर मजबूर कर रहा था। दूसरी तरफ वू हैंग, जो पहले अपनी पत्नी को चिकन के पैर खरीदने के लिए स्टार ड्रीम पार्क ले गए थे,
मैं अपनी गर्भवती पत्नी के लिए पौष्टिक गर्भावस्था सूप बनाने में व्यस्त हूँ। चिकन के पैरों के आदान प्रदान समूह को देखकर कई लोग न केवल लाइन में खड़े होने के लिए दृश्य पर गए, बल्कि उन्हें खुशी से खाया भी। उसे सचमुच घबराहट हो रही थी। फोटो में गहरे भूरे रंग के बदबूदार टोफू के टुकड़े काले जैद की तरह दिख रहे थे, जो चमकीले लाल सूप में चुपचाप पड़े हुए थे। टोफू के प्रत्येक टुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद खोदा जाता है और उसमें विभिन्न सॉस भर दिए जाते हैं। पन्ना जैसा हरा धनिया, फूला हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन, हल्के पीले रंग का कटा हुआ अदरक और चमकदार लाल कटी हुई मिर्च को एक दूसरे के साथ गूंथकर सजाया गया है। धीरे से 2 बांस की छड़ें बदबूदार टोफू में डालें। उस सफ़ेद और कोमल भाग पर एक नज़र डालने से ही आप महसूस कर सकते हैं कि उसकी चिकनी बनावट थोड़ी सी कांप रही है। चूस्टिल्ड, वू हैंग ने अपने हाथ से अपनी लार पोंछी। तुम्हारी याद आना मोबाइल फ़ोन की चमकदार स्क्रीन की तरह है। मैं इस तरफ हूँ। इसमें बदबूदार टोफू है। हे भगवान, क्या इससे लोग जीवित रह पाएंगे? दुख में उसने तुरंत अपना फ़ोन रख दिया। मानो अपना ध्यान बटाने के लिए उसने चम्मच उठाया, बर्तन से एक चम्मच सूप निकाला और उसका स्वाद चखा। जब मैंने पहली बार इसका घूंट लिया तो मुझे लगा कि यह थोड़ा नमकीन है। इसे ध्यान से चखने पर मुझे पता चला कि यह वास्तव में थोड़ा कड़वा था। वो हैंग दंग रह गए। ओह, पता चला कि अनजाने में आंसू सूप में गिर गए थे। आंसू कड़वे होते हैं, लेकिन उतने कड़वे नहीं जितने उसके दिल में दर्द होता है। मेरी पत्नी गर्भावस्था के अंतिम चरण में है। उसके हार्मोन अस्थिर हैं और उसका मूड भी अस्थिर है। वह अक्सर चिंतित हो जाती है और जल्दी ही बेहोश हो जाती है। वह इस बात से इतना दुखी हुआ कि उसने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली ताकि वह पूरे मन से उसके साथ रहे और उसकी अच्छी देखभाल करे। मेरी पत्नी अक्सर बॉस द्वारा बनाए गए चिकन के पैरों के बारे में बात करती है। उसके लिए एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए मैं उसे खुश करने के लिए आमतौर पर उसे हर जगह खरीदारी के लिए ले जाता हूँ। अब जब बॉस मिल गया है तो और कुछ नहीं तो वह अपनी पत्नी को ही वहाँ ले जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि गर्भवती महिलाएं बदबूदार टोफू को यूं ही नहीं खा सकती। तो फिर क्या वह इसे बेतरतीब ढंग से ले जाने की हिम्मत करता है? अगर मैंने सचमुच ऐसा किया होता तो शायद मेरे माता पिता और सास ससुर मुझे पीट पीट कर मार डालते। लेकिन यदि मैं तब तक प्रतीक्षा करूं जब तक कि वह चुपके से बाहर जाकर कुछ खरीद न ले, तो क्या मुझे तब भी बदबूदार टोफू का हिस्सा मिलेगा? मैं बहुत दुखी महसूस करता हूँ। वू हैंग ने आह भरी, सूप का एक कटोरा उठाया और उसे रसोई से बाहर ले आया। जब मैं अपनी पत्नी को खाने के लिए बुलाने ही वाला था तो मैंने पाया कि वह सोफे पर सो रही थी। गर्भावस्था के दौरान नींद आने से अब उन्हें आश्चर्य नहीं होता था। उसने जल्दी से सूप नीचे रख दिया और उसे ढकने के लिए बेडरूम से एक पतली रजाई ले आया। गलत अवसर आ रहा है। भगवान मेरी भी मदद करते हैं। मेरी पत्नी को इस समय कम से कम 1.5 घंटे सोना चाहिए। टाइपिंग स्ट्रीट बहुत पास है और आने जाने का समय और इंतज़ार का समय शायद काफ़ी होगा। अगर मेरी पत्नी तब तक जाग भी जाती है तो वह कह सकती है कि वह नीचे कोई सामान लेने गई थी। संक्षेप में, उसे आगे किसी भी परेशानी से बचने के लिए अब बदबूदार टोफू लेना होगा। हे मेरी प्यारी पत्नी, बस अच्छी तरह सो जाओ, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। वू हैंग बहुत खुश था। वह मन ही मन चिल्लाया, फिर चुपके से दरवाजे की ओर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने चिंता से अपनी सोती हुई पत्नी की ओर देखा। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, इसलिए वू हैंग को राहत महसूस हुई। जिस क्षण दरवाज़ा बंद हुआ, एक क्लिक की आवाज़ हुई। बहुत हल्का, लेकिन इससे सोफे पर बैठी महिला अचानक जाग गई। पति, खैर, क्या हो रहा है? सूप अभी भी कॉफ़ी टेबल पर रखा था, भाप निकल रही थी। दूसरों के बारे में क्या? धूर्त, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जिंग सोफे पर लेट गई और अपनी नींद भरी आंखें रगड़ने लगी। मेरे मन में विभिन्न विचार तेजी से कौंधने लगे। क्या ये कोई मामला हो सकता है? मैंने सुना है कि गर्भावस्था के दौरान पतियों के धोखा देने की संभावना अधिक होती है और अब मुझे इसका सामना करना पड़ा है। गर्भावस्था के दौरान वह पहले से ही संवेदनशील थी और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है और वह अधिक क्रोधित हो जाती। क्रोध, शिकायत, संदेह, सभी प्रकार की भावनाएं मेरे हृदय में उमड़ पड़ीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे होने लगी।
पेट में पल रहे बच्चे को मां की बेचैनी का एहसास हो गया और वह बेचैनी से हिलने लगा। नहीं, हम बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। वांग जिंग अब अपने दिल में पीड़ा को सहन नहीं कर सकी और उठने और उसका पीछा करने के लिए संघर्ष करने लगी। कुछ मिनट बाद दूर से उसने अपनी कार को मुख्य सड़क की ओर तेजी से आते देखा। वांग जिंग की आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं और उसके नाखून लगभग उसकी हथेलियों में गड़ गए। जैसी कि उम्मीद थी, मेरा अनुमान सही था। अब टैक्सी बुलाने में बहुत देर हो चुकी है। वह इतनी चिंतित थी कि उसने एक टैक्सी को रोकने के लिए हाथ हिलाया। मास्टर, कृपया आगे वाली काली ऑडी का पीछा करें और तेज चलाएं। मैं वांग जिंग का गला 2 बार भर आया, शब्द उसके गले में अटक गए। वह और कुछ नहीं बोल सकी और फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। क्या गलत? मास्टर ने एक्सीलेटर दबाते हुए चिंता से पूछा। लगता है मेरे पति मुसीबत में हैं। वो ये ड्राइवर को अब नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारा पेट अभी भी बहुत बड़ा है। मेरे पति वास्तव में। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हरे रंग की स्कर्ट पहनी है। यह इस अवसर के लिए बहुत उपयुक्त है। कसकर पकड़ें। बूढ़ा लियू अपने जीवन में इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुरुष अपनी जांघों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते? अगर मैं सचमुच उससे मिलूंगा तो उसकी मदद जरूर करूंगा। 10 मिनट बाद वू हैंग सफलतापूर्वक टाइपिंग स्ट्रीट के पश्चिमी छोर पर पहुंच गया और जल्दी से पार्किंग की जगह ढूंढने लगा। अरे, मैं तुम्हें यहीं भेज सकता हूँ। तुम्हें जल्दी आना चाहिए और पकड़ लेना चाहिए। शुभकामनाएं। ड्राइवर ने असहाय होकर आह भरी। वांग जिंग ने सिर हिलाया। बिल का भुगतान करने के बाद मैंने अपना पेट पकड़कर ट्रैकिंग जारी रखी। वहां वू हैंग अपने फोन पर चिकन ट्रॉटर संचार समूह को घूरते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग चला रहा था। फुफकार, तुम जानवरों के झुंड, क्या तुम प्रत्येक के लिए बदबूदार टोफू के 2 कटोरे खरीदने जा रहे हो? तब तक इंतजार मत करो जब तक तुम्हारे पास कुछ भी न बचे। वह बहुत चिंतित था और तंग पार्किंग में भी एक्सीलेटर पर पैर रखने का साहस कर रहा था। अंततः कार पार्क कर दी। सीट बेल्ट खुली हुई थी और कार का दरवाजा बंद था। वू हैंग भाग गया। चलो चलो, स्वादिष्ट बदबूदार टोफू मेरा इंतजार कर रहा है। इस समय वांग जिंग पार्किंग स्थल के बाहर एक खंभे के पीछे घात लगाए बैठा था। मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने अपने पति को उड़कर बाहर भागते हुए देखा। अचानक उसके सिर पर 3 लपटें प्रकट हुईं। बहुत बढ़िया वू हैंग, आपने बहुत अच्छी प्रगति की है। इससे पहले जब हम रिश्ते में थे तो वह मेरे साथ होटल में रुकने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। आप इतने लंबे समय से इसे दबाए हुए हैं कि आप बीमार हो गए हैं, है ना? क्या चल रहा है? मुझे देखना है कि यह कौन सा छोटा भूत है। जब वू हैंग उत्सुकता से दौड़ा, दूर से मैंने देखा कि एक सार्वजनिक शौचालय के पास कुछ लोग खड़े थे। उनमें से प्रत्येक के हाथ में बदबूदार टोफू था और वे मुस्कुरा रहे थे। कुछ वृद्ध लोगों के पैर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद कांपने लगते हैं। वह बस दीवार के सहारे बैठ गया और खाना खाने लगा। बदबूदार टोफू बर्तन से निकलते ही गर्मागर्म हो जाता है। हल्के से खींचते ही उसका कुरकुरा और खुशबूदार खोल आपके मुंह में चला जाता है और वह कुरकुरा और खुशबूदार हो जाता है। एक और घूंट लीजिए और स्वादिष्ट सोया जूस और उसके अंदर छिपा चिकना, लचीला और नाजुक स्वाद तुरंत आपके पास आ जाएगा। पहला स्वाद सरल और शुद्ध, हल्का और कोमल होता है। जब आप इसे दोबारा चखेंगे तो पाएंगे कि यह मिर्च, किण्वित काली बीन्स और मसले हुए लहसुन जैसे मसालों के साथ चतुराई से मिलाया गया है, जिससे सही नमकीन और सुगंधित स्वाद पैदा होता है। इससे जीभ अचानक जाग गई और फिर धीरे से जमीन पर आ गई। हर कोई अब खुद को रोक नहीं सका और बदबूदार टोफू के टुकड़े अपने मुंह में डाल लिए। वह दृश्य, ये भोज तो नहीं है, लेकिन भोज से बेहतर है। जैसे ही वो हैंग करीब पहुंचा, उसके कान लोगों के होठों को चटकाने की आवाज से भर गए। यदि आप वीडियो न देखें, केवल ध्वनि सुने, तो यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात की सराहना करेगा कि यह फार्म मछलियों को बहुत अच्छा भोजन देता है। जब वू हैंग ने आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि बदबूदार टोफू बिल्कुल स्वादिष्ट था। मैं आगे बढ़ा और पंक्ति के अंत में खड़ा हो गया। कुछ मिनट बाद वांग जिंग, जो पूरे रास्ते पीछे आ रहा था, भी उस स्थान पर आ गया। अपने ही आदमी को इतनी जल्दी में यहाँ भागते हुए देखना, सिर्फ सड़क किनारे की बेहद बदबूदार दुकान के खाने के लिए। और यह सार्वजनिक शौचालय के बगल में है। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो।
बिना किसी चेतावनी के यह एक धमाके के साथ फट गया। यह आखिर क्या हो रहा है? असंभव। ये समझ में आता है कि उसके पति को मस्तिष्क का दौरा पड़ा था, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए यह असंभव है। उलझन में वांग जिंग ने अवचेतन रूप से अपने आंसू पोंछे। वैसे भी सबसे खराब स्थिति अब मान्य नहीं है। मेरा पति धोखा नहीं दे रहा है। और क्या अस्वीकार्य है। खुद को शांत करने के बाद वह राघव मेहरा की दुकान की ओर चल पड़ी। जब वांग जिंग ने मुखौटा पहने हुए परिचित चेहरे को देखा तो वह तुरंत चिल्लाए, ये तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितनी मेहनत से ढूंढ रहा था? वो ये ध्वनि अचानक बिजली गिरने जैसी थी। सभी की गर्दनें जो पहले लंबी थीं अचानक एक साथ घूम गईं, मानो कोई स्विच दबा दिया गया हो। एक गर्भवती महिला जिसका पेट बड़ा है अभी भी रो रही है। ये काफी दिलचस्प है। ये राघव मेहरा के बर्तन में रखे बदबूदार टोफू से भी अधिक स्वादिष्ट है। बूढ़े पेटू के दिल में गपशप की छोटी सी लौ अचानक भड़क उठी। उनमें से बहुत से लोग जानते हैं कि राघव मेहरा एक बच्चे के एकल पिता हैं। ये औरत, ये रवैया, क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व पत्नी गेंद लेकर वापस आई हो और सुलह करना चाहती हो? ये बहुत नाटकीय है। इस समय राघव मेहरा ने शब्द सुनकर अपना सिर उठाया और उसके हाथ में चॉपस्टिक्स एक क्लिक के साथ रुक गईं। नहीं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? बहन, क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? उसने भोजन करने वालों की अर्थपूर्ण आंखों पर फिर से नजर डाली। मैंने अभी अभी कौओं के एक झुंड को ऊपर उड़ते हुए देखा। तो क्या मुझे ये समझाना चाहिए? लेकिन कैसे समझाऊं? क्या आप जितना अधिक इसका वर्णन करेंगे चीजें उतनी ही बदतर होती जाएंगी। गपशप लगातार बढ़ती गई और तुरंत ही टीम के पीछे बैठे वुहेन के कानों तक पहुंच गई। उसने आगे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और उसके हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। हे भगवान, क्या यह मेरी पत्नी नहीं है? कैसे आया? वुहेंग ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज में 3 भाग असहायता के, 3 भाग घबराहट के और 4 भाग जमीन में कोई दरार ढूंढकर उसमें घुसने की इच्छा के थे। अगर मैं न आता तो तुम मुझसे कब तक ये बात छिपाते? बॉस को तो पता चल ही गया, पर तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। वांग जिंग ने बहुत गुस्से में अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए। ये देखकर वुहेंग ने अपने पैर उठाए और अपनी पत्नी को सब कुछ समझाने के लिए दौड़ना चाहा। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पीछे इतने सारे लोग कतार में खड़े हैं तो मैंने एक पल के लिए अपने दिल में उठे आवेग को दबा दिया। मुझे अपनी पत्नी पर चिल्लाना पड़ा, जाओ कहीं पास में बैठो, थोड़ी देर में मेरी बारी आएगी। ये सुनकर सभी के कान जो खड़े हो गए थे तुरंत लटक गए। ये सचमुच अवाक है। आप दोनों युवा जोड़े ने कुछ बदबूदार टोफू खरीदा और कुछ ऐसा किया। ओह, कितना उबाऊ। बर्तन में बदबूदार टोफू से निकलते बुलबुले देखना अधिक दिलचस्प है। दूर नहीं, कल घुंघराले बालों वाली बूढ़ी महिला अपने पोते लेले के साथ जल्दी से आई। पुकारना, अच्छा लड़का, बदबूदार टोफू के लिए इतने सारे लोग कतार में क्यों खड़े हैं? सप्ताह के दिनों में वेस्ट स्ट्रीट पर ज्यादा लोग नहीं होते, तो आज यहाँ इतने लोग क्यों हैं? जब मैंने पहली बार इस पर नजर डाली तो मुझे लगा कि वे शौचालय के लिए कतार में खड़े हैं। मैं सोच रहा था। लेले ने बूढ़ी महिला का हाथ झटक दिया और भीड़ में भाग गया। दादी, जल्दी करो, चलो लाइन में लगें। यहाँ वापस आओ, इधर उधर मत भागो। वृद्ध महिला ने तुरंत हाथ बढ़ाकर अपने पोते का हाथ पकड़ लिया। अच्छा रहो, बहुत सारे लोग हैं, चलो कतार में मत लगो, दादी को अभी खाना बनाने के लिए घर जाना है। उसके बर्फीले शब्द क्रूर थे। यह इतना क्रूर था कि लेले के पैर लड़खड़ा गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं बदबूदार टोफू खाना चाहता हूँ। उसका छोटा सा शरीर जमीन पर आगे पीछे मुड़ गया और उसका एक जूता उड़ गया। वृद्ध महिला इतनी चिंतित थी कि उसने अपना स्कूल बैग नीचे रखा और अपने पोते को लेने के लिए दौड़ी। लेकिन इस उम्र का बच्चा जो नखरे करता है और इधर उधर लौटता है, वह गांव की सुअरी की तरह जिद्दी होता है और उसे रोका नहीं जा सकता। क्या तुम उठ सकते हो? अगर नहीं उठे तो मैं जा रहा हूँ। वृद्ध महिला चिंतित और क्रोधित हो गई और उसने सीधे अपने पोते को धमकाना शुरू कर दिया। तुमने कहा था कि तुम यहाँ बदबूदार टोफू खरीदने आए हो, लेकिन अब तुम उसे नहीं खरीद रही हो। दादी, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसका चेहरा नाक के बलगम और आंसुओं से भरा हुआ था। डांट खाने के बाद बुढ़िया बहुत शर्मिंदा हुई।
अपने आसपास के लोगों की छोटी मोटी चर्चाओं और हंसी मजाक को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे पास अपना पुराना चेहरा दिखाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। आखिरकार मैंने बच्चे के लिए इसे खरीदने का वादा किया था, लेकिन इस बदबूदार टोफू स्टॉल के सामने बहुत अधिक लोग कतार में खड़े हैं। तुम्हें कतार में लगकर बर्तन से खाना निकलने का इंतजार करना होगा। मुझे डर है कि अंधेरा होने तक तुम इसे खा नहीं पाओगे। जब मेरा बेटा और बहू काम से घर आएंगे और खाली चूल्हा देखेंगे तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी। ओह, कितना दुखी व्यक्ति है। राघव मेहरा स्वाभाविक रूप से अपने पीछे की टीम में घटी इस छोटी सी घटना से अनभिज्ञ थे। जब उसने बदबूदार टोफू को कढ़ाई से बाहर निकाला तो उसने उस पर सॉस डाला, फिर झुककर कुछ कच्चा बदबूदार टोफू निकाला। क्षण भर में ही मादक दुर्गंध हवा की दिशा में पुनः विलीन हो गई। छोटा बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। वाह दादी, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ठीक है दादी माँ, पहले तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदेगी। कल सुबह जल्दी आना और हम 2 आइसक्रीम खरीदेंगे। जब छोटे लड़के ने यह सुना तो वह लुढ़क गया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। काले छोटे हाथों ने उसके चेहरे से आंसू पोंछे और अचानक उसके चेहरे पर काले और सफ़ेद धब्बे आ गए। ये देखते हुए बूढ़ी महिला की भौहें सिकुड़ गईं। चलो घर चलें और नहा धो लें। दादी, मेरी आइसक्रीम। ठीक है, तो पहले बाथरूम में जाकर अपने हाथ धो लो और फिर हम आइसक्रीम खरीदने चलेंगे। 20 मिनट बाद अंततः वू हैंग की बारी आई। वह बदबूदार टोफू के 2 हिस्से लेकर अपनी पत्नी के पास गया। वांग जिंग ने बहुत देर तक इंतजार किया और बिना खाए ही बाहर चला गया। भोजन वितरण पोर्ट से आ रही बदबूदार सुगंध को सूंघने के बाद मैं खुद को और अधिक नहीं रोक सका। उसने अपने पति के हाथ से बदबूदार टोफू छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। वू हैंग अचानक चिंतित हो गया। अरे बाप रे, अब आप गर्भवती हैं, इसलिए यह बदबूदार भोजन न खाएं। क्या होगा अगर, जैसा ऐश्वर्या की मां के साथ हुआ, बदबूदार टोफू खाते समय ऐश्वर्या के पेट में हलचल मच जाए? बस उसका अंत हो जाएगा। अपने आप को चकित करने का कोई तरीका कैसा रहेगा, ये सोचकर वू हैंग ने चिंता के साथ अपनी पत्नी को सहारा दिया और अपने बड़े हाथ से उसकी पीठ सहलाए। प्यारे, इतनी देर से खड़े हो, थक गए होगे। चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में जूस है, उसका स्वाद अच्छा रहेगा। वांग जिंग पहले से ही खड़े खड़े थोड़ा थक गई थी, इसलिए उसने अपनी दर्द करती कमर पर जोर से हाथ मारा और सिर हिलाया। वू हैंग ने जब ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से राष्ट्रीय खजाने के स्तर के व्यक्ति को कदम से कदम मिलाकर पार्किंग स्थल की ओर ले गया। कार में बैठते ही उसने गोलमोल रणनीति अपनानी शुरू कर दी। पत्नी, आप गर्भवती हैं, इसलिए आप अपने खाने के प्रति लापरवाह नहीं हो सकती। क्यों न आप पहले घर जाएं और मुझे पहले इसे आजमाने दें। वू हैंग ने गंभीरता से कहा। वांग जिंग को कोई संदेह नहीं था और वह बहुत प्रभावित हुए। मुझे लगा कि इस कमीने का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह हमेशा की तरह अब भी मेरे स्वास्थ्य की परवाह करेगा। घर, वू हैंग जल्दी से रसोई में गया और गर्म चिकन सूप का कटोरा परोसा। मेरी पत्नी को आमतौर पर बहुत लाड़ प्यार दिया जाता है और जब उसे भूख नहीं लगती तो वह खाना खाने से इनकार कर देती है। अब जबकि वह फिर से गर्भवती है तो स्वाभाविक रूप से वह उसे प्यार करने और उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करता है। पत्नी, पहले मेरे द्वारा बनाया गया सूप चखो, फिर मैं तुम्हें बदबूदार टोफू का नमकीनपन चखने दूंगा। ये देखकर कि वांग जिंग आज्ञाकारी था, उसने सूप को छोटे छोटे घूंटों में पी लिया। उसने राहत की सांस ली। बदबूदार टोफू का बैग खोलें, एक टुकड़ा उठाएं और उसे अपने मुंह में डालें। एक पल के लिए वू हैंग का चेहरा स्तब्ध रह गया। वाह, ये बॉस द्वारा निर्मित एक उत्कृष्ट कृति है। ये स्वाद बस एक संभोग सुख है। उसके लिए कतार में लगना सचमुच सार्थक था, लेकिन जल्द ही उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे की आकृतियां किसी अमूर्त पेंटिंग की तरह विकृत थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे निगलने में कठिनाई हो रही है। ओहम, उसे डर था कि उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने 2 बार सूखी उल्टी की। हालांकि ऐसे खराब अभिनय कौशल वांग जिंग की तेज आंखों से कैसे बच सकते थे। आखिरकार वह अपने पति के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ है। आपका अभिनय थोड़ा बड़ा चढ़ाकर है, अगली बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। एक वाक्य में कहें तो यह न तो नमकीन था और न ही फीका,
बल्कि इसमें व्यंग्य का भी संकेत था। वुहोंग, मैं लापरवाह था और मेरी पोल खुल गई। वे वाकई एक असली जोड़ा हैं। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे इतना बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कहनी चाहिए। बिना किसी देरी के उसने जल्दी से खजाने के स्तर के बदबूदार टोफू के कटोरे को बचाया, मुड़ा और भाग गया। वांग जिंग उसे ऐसा कैसे करने दे सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर अपने पति के कपड़े पकड़ लिए। फिर उसने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया और मीठी आवाज में नखरेबाजी से पेश आई। प्रिय, मुझे कुछ बदबूदार टोफू दो। जब भी उसने यह उपाय आजमाया, यह उपाय काम कर गया और लगभग कभी असफल नहीं हुआ। वुहोंग इतना घबरा गया कि उसने उसे रोकने के लिए जल्दी की। नहीं नहीं, आप गर्भवती हैं, आप यह नहीं खा सकती। हूँ, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझे एक निवाला भी खाने नहीं दोगे? मुझे परवाह नहीं, मुझे ये चाहिए। ऐसा कहने के बाद वांग जिंग ने अपने पेट को दोनों हाथों से ढक लिया और आउच आउच चिल्लाती रही। वुहोंग अचानक घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका गर्भपात हो गया हो? चिंता अराजकता की ओर ले जाती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वांग जिंग ने बदबूदार टोफू को पकड़ लिया और जल्दी से उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। एक कुरकुरा टुकड़ा लीजिए और बाहरी हिस्सा अत्यंत कुरकुरा और सुगंधित होगा। टोफू टोफू पुडिंग की तरह नरम होता है और आपके मुंह में पिघल जाता है। इसकी समृद्ध चटनी और अनोखी गंध तुरंत आपके मुंह में घुल जाती है। एक पल के लिए पेट उछल रहा है, अंतड़ियां चीख रही हैं और यहाँ तक कि दिल भी कांप रहा है। इतने वर्षों तक अपने गुरु का अनुसरण करने के बाद आज अंततः मैं नई दुनिया देख रहा हूँ। बदबूदार टोफू निगलने के तुरंत बाद वांग जिंग को अचानक अपने पेट में कुछ महसूस हुआ। इस बार वह नाटक नहीं कर रही थी। पहले शांत रहने वाला बच्चा इस अनोखी गंध से उत्तेजित हो गया। अचानक एक छोटे से पैर ने मां के पेट पर लात मारी, जिससे एक छोटा सा उभार आ गया। वांग जिंग उलझन में था। वुहोंग भी उलझन में था। नहीं, वह इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्यारी, खाना बंद करो। देखो, बच्चा विरोध कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि इस तरह का जंक फूड सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, पर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब क्या? ओह, तुम्हें क्या पता? बच्चे को ये पसंद है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं कैसे नहीं समझ सकती। वांग जिंग ने वुहोंग की ओर आंखें घुमाईं और बदबूदार टोफू का एक और टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। अगले ही पल मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने कुछ और बार जोर से लात मारी। वांग जिंग का पेट फूल गया और वह नीचे धंस गई, लेकिन वह नहीं रुकी। पतिदेव, चिंता मत करो, अगर मैंने एक टुकड़ा और खा लिया तो मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। एक और टुकड़ा खा लो। मैं इसे दोबारा नहीं खाऊंगा। वो आखिरी टुकड़ा। मैं इसे सचमुच दोबारा नहीं खाऊंगा। वुहोंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। एक झटके में आपने एक ही बार में 3 टुकड़े खा लिए और अब भी आप अपने होंठ चाट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने पर्याप्त नहीं खाया है। मैं अब और नहीं खा सकता। इसे मुझे जल्दी से दो। नहीं, वांग जिंग ने केवल आधा हिस्सा खाया और उसे बिल्कुल भी संतुष्टि महसूस नहीं हुई। उसने वुहोंग को घूर कर देखा। वुहोंग, नहीं, आप अपना वचन नहीं निभाते। बस एक टुकड़ा खाओ जैसा कि तय हुआ था। औरत का मुंह झूठ है। पत्नी, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। वुहोंग ने भौहें चढ़ाईं और क्रूर होने का नाटक किया। तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो। क्या मैं शाकाहारी हूँ? वांग जिंग ने पूरी कोशिश की और सीधे बचे हुए बदबूदार टोफू को उठाकर अपने मुंह में ठूंस लिया। ये पहले से ही ऐसा है, इसलिए बस एक और निवाला खा लो। खैर, मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। वांग जिंग बदबूदार टोफू चबाते हुए वुहोंग को घूर रहा था। उसकी आंखें उत्तेजना से भरी थीं और मुंह से अस्पष्ट बातें निकल रही थीं। पतिदेव, क्या बात है? मैं तो खाना खा चुकी हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझे कैसे सजा देना चाहते हैं। बोलते हुए वह उस आदमी की पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके नितंब पर थपथपाने लगी। वुहोंग, ठीक है, आप इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, है ना? उसके हृदय में क्रोध अचानक उमड़ पड़ा। मैं एक सामान्य आदमी हूँ। उस आदमी का तो जिक्र ही न करें जो कई महीनों से शराब से परहेज कर रहा है। यह आग तुमने लगाई है, इसलिए तुम्हें ही इसे बुझाना होगा। वांग जिंग ने जब ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह डर गई।
आखिरकार वह गर्भवती थी। उसने वू हैंग को प्यार से मारा और उसे डांटा। तुम क्या चाहते हो, कमीने? मुझे नहीं पता। अगले सेकंड वू हैंग ने अपनी पत्नी की गर्दन में हाथ डाला और उसे चूमा तथा उसके मुंह के कोनों से चिकना सॉस पोंछने में उसकी मदद की। कुआं, इस बदबूदार टोफू की चटनी का स्वाद बहुत अच्छा है। उसने एक हाथ से उसका पेट और दूसरे हाथ से उसके सिर के पीछे का हिस्सा पकड़ा और चुंबन को गहरा कर दिया। गर्म और भावुक, ऐसा लग रहा था जैसे यह वांग जिंग के पूरे शरीर को पिघला देगा। वाह वाह वाह, क्या यही तुम्हारी सजा है? तुम बच्चे को मत डराओ। वांग जिंग ने वू हैंग को धक्का देकर दूर कर दिया। मैं उसे पहले से ही सिखा रही हूँ ताकि वह मेरी तरह बूढ़ा होने पर शादी न कर ले। जैसे ही वू हैंग ने बात की, उसने अपना हाथ फिर से उसकी कमर पर रख दिया और उसे गोलाकार में रगड़ने लगा। तुम यहाँ से चले जाओ। वू हैंग धीरे धीरे नीचे बैठा जब तक कि उसका कान उसकी पत्नी के पेट से नहीं सट गया। आग अभी तक बुझी नहीं है। मैं कैसे जा सकता हूँ? क्या ये सही नहीं है, बेटा? इससे पहले कि वांग जिंग कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वू हैंग ने उसके पैरों के बीच से हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। उसकी हरकतें पहले की तुलना में बहुत कोमल थीं। अब मुझे परेशान मत करो। नहीं, वांग जिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, शर्मा गई और अस्पष्ट ढंग से बोली। जल्द ही वू हैंग की गहरी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अपने हाथों का उपयोग करें। दूसरी तरफ राघव मेहरा की तरफ जिन लोगों को यह मिला, उन्होंने इसे झटपट खा लिया और बदबूदार टोफू के बड़े बड़े टुकड़े खा लिए। बदबूदार टोफू कुरकुरा तो था, लेकिन जला नहीं था और बिल्कुल सही तरीके से तला हुआ था। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम। इसके अलावा बीन का स्वाद बहुत मजबूत है और आप इसे चखते ही बता सकते हैं कि गुणवत्ता अच्छी है। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए। स्वादिष्ट, वाह वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कितनी प्रभावशाली गंध है। ये कितना आरामदायक लगता है। बेशक सबसे अधिक भयभीत करने वाले खाने वाले मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग थे। जिस तरह से वह खाता है उससे पता चलता है कि वह अपनी उम्र के बावजूद अभी भी मजबूत है। उन्हें लगा कि एक बार में एक टुकड़ा खाना पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने एक सीख से बदबूदार टोफू के 2 या 3 टुकड़े उठाए और उन्हें एक साथ खा लिया। टोफू खाना खत्म करें। मैं कोई भी सॉस बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बांस की सीख लें, हरा धनिया उठाएं और कटोरे में बाईं और दाईं ओर तब तक खुरचें जब तक कटोरे की दीवारें साफ न हो जाएं। फिर उसने उसे अपने मुंह में भर लिया और चट चट की आवाज के साथ चबाने लगा। ये पर्याप्त नहीं है, कटोरे की दरारों में अभी भी रस है। इस समय मुझे अपनी अनाड़ी पुरानी जीभ से सचमुच नफरत हो रही थी, क्योंकि वह पर्याप्त लंबी और संवेदनशील नहीं थी। मैं केवल अपना सिर पीछे झुका सकता था, कटोरा उठा सकता था और पूरी ताकत से उसे अपने मुंह में डाल सकता था। कटोरे के तले को न चाटना शर्म की बात होगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आइस जेली खरीदी, साफ कटोरा लिया, थोड़ा गर्म पानी मांगा, उसे धोया और पीने के बाद रुक गए। इस दृश्य ने न केवल युवाओं को आश्चर्यचकित कर दिया, कुत्तों ने इसे देखकर अपना सिर हिलाया, मुर्गियों के मुंह से लार टपकने लगी और चूहे इतने डर गए कि इसे देखकर उनकी गर्दनें बत्तखों में बदल गईं। खाने का ये तरीका तो सचमुच पागलपन है। और जिनको यह नहीं मिला, मेरे पेट में बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। जो कोई बहरा नहीं है वह इसे सुन सकता है। बदबूदार टोफू की अनोखी सुगंध हवा में घुल जाती है। ये हर मिनट और हर सेकंड हर किसी की सांस के साथ रहता है, रोम छिद्रों में प्रवेश करता है, प्लीहा में रिसता है और लोगों को चक्कर जैसा महसूस कराता है। चलते समय मेरी लार टपकती रही और मैंने जमीन पर एक भूल भुलैया बना दी। सार्वजनिक शौचालय के पास ऐसा दृश्य देखकर लोगों में हमेशा असंयम की भावना उत्पन्न होती है। आधे घंटे बाद राघव मेहरा ने कच्चा बदबूदार टोफू वाला डिब्बा खोला। सबको अंदर का दृश्य दिखाओ। मत पूछो, ये सचमुच चला गया है। हर कोई असहाय दिख रहा था। बॉस, कृपया कल ज्यादा बनाए। कुछ 100 सर्विंग बनाए ताकि सभी लोग भोजन का आनंद ले सकें। हाँ, उनमें से 2 मेरे मुंह में चले गए और मुझे कुछ भी स्वाद महसूस हुए बिना ही चले गए। मुख्य कारण यह है कि टोफू से पेट नहीं भरता। मैं एक बार में 4 कटोरे खा सकता हूँ। राघव मेहरा ने अपना सिर खुजलाया। कुछ 100 और प्रतियां। उनका प्रति सप्ताह कार्यभार केवल 500 है। वह खुराक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन वह इतनी अधिक खुराक नहीं बढ़ाएंगे।
मैं इसे हाथ से पीसता हूँ और इसे पकने में समय लगता है, इसलिए ये काफ़ी परेशानी भरा है। मैं एक साथ इतना कुछ नहीं बना सकता। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए।